तो बच्चों अभी तक हमने बात की है 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, जिसमें से पहली हमारे पास पड़ती है लेंथ। लेंथ की यूनिट की बात करें तो मीटर है, सिंबल की बात करें तो मीटर है, और डायमेंशन में जब लिखेंगे हम उसको तो ये ब्रैकेट में एल करके लिखते हैं। यहां पर हम बात करेंगे मास की, किलोग्राम, सिंबल केजी में लिखोगे, और यहां पर एम। तो टोटल हमारे पास जो 7 यूनिट्स आप देख रहे हो, यहां पर उनके सिंबल लिखे हुए हैं और ये डायमेंशन लिखे हुए हैं। जब हम आगे डायमेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे तो वहां पर प्रेजेंटेशन हमारी इस तरीके से रहनी चाहिए। ठीक है भाई। इन 7 के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स भी हैं जो कि हम एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो पहली हमारे पास है रेडियन, जो हम यूज कर रहे हैं 2D एंगल के केस में। 2D एंगल का केस का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे आपके पास आप एक छोटे से सर्कल का पार्ट हो और आप इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो, तो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है यहां पे, और ऑब्जर्वर को पहले आपके पास जो पार्टिकल था, ऑब्जर्वर ओ पर है, पार्टिकल पहले ए पर था, और वो सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। थोड़ी देर के बाद हमने ये देखा कि वो मनुष्य पहुंच गया है पॉइंट बी पर, इस बी पॉइंट पर पहुंच गया है। तो ऑब्जर्वर किस किस तरीके से उसके स्टडी को मोशन कर सकता है वो हमें देखना है। पहली चीज तो वो ऑब्जर्वर ने पहले देखा पार्टिकल ए पर था, फिर थोड़ी देर बाद बी पर पहुंचा। जब ए से बी पर पहुंचा है तो इसने कुछ ना कुछ आर्क लेंथ कवर किया होगा। तो एक तो मैं डेल्टा एल पूछ सकता हूं कि उसने ए से लेकर बी तक कितना मोशन किया है आर्क की फॉर्म में, दैट इज आर्क लेंथ। दूसरी चीज मैं उससे पूछ सकता हूं कि भाई बताइए एंगल कितना चले हो आप, तो एक ये थीटा पूछा जा सकता है। तो जब आप किसी भी 2D के केस में आप एंगल पूछते हो तो वहां पर हम मेजर डिग्री में किया करते थे, और अब जो आप बात करोगे उसको हम बोलते हैं रेडियन। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में आप उसे RAD करके लिख सकते हो। नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे और सॉलिड एंगल होता क्या है। देखिए एक चीज हमारे पास है, जब हम कभी भी किसी चीज को देखते हैं, आप ये मान के रखिए आप इस स्फेयर के सेंटर पर खड़े हुए हो, और जब अपनी आंखों से आप देख रहे हो तो एक रेंज तक देख सकते हो, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, आप यहां पर एक लाइट भी रख सकते हो। अब वो लाइट को आपने रखा तो लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही है। जब हर डायरेक्शन में फैल रही है तो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि बताइए इतने एंगल से कितना एरिया कवर करेगी वो लाइट। मतलब पहली चीज को नाम ही सॉलिड एंगल है, और दूसरी चीज हम इसको यूज भी सिर्फ सॉलिड शेप के लिए करते हैं, क्योंकि प्लेन एंगल है। 2D की बात करें तो वहां पर हमारा ये वाला एंगल काम कर जाता है। अभी तक आप डिग्री पढ़ते हुए आए थे, अब आप रेडियन में पढ़ रहे हो। और 3D की बात करेंगे हम तो 3D में हमारे पास मिलता है स्टेरेडियन, जिसमें आपके पास क्या रहेगा, एक किसी सॉलिड के केस में आप यदि एक, मैं बोल रहा हूँ सिंपल सा आप ये समझो, वहां पे लाइट रखी हुई है आपने, और लाइट हर डायरेक्शन में जाती है, और जब हर डायरेक्शन में जा रही है तो आप ये कह रहे हो एक पर्टिकुलर एंगल जो आप यूनिट मान रहे हो, यूनिट एंगल मान रहे हो, क्योंकि जैसे हमने लास्ट अभी पिछले हमने पढ़ा कि यूनिट लेंथ, यूनिट मास, यूनिट टाइम, ये सब हमको पता होना चाहिए। सिमिलरली हमको यूनिट एंगल में हम देख रहे हैं कितना एरिया वो कवर कर रही है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप, एरिया, ये वाला एरिया जो आपके पास है जिसको आप DA बोल सकते हो, तो DA/, रेडियस का स्क्वायर, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास NCERT के अंदर भी जो डायग्राम दिया हुआ है, आप देखोगे, मैं आपको बता दूं पेज नंबर जो हमारी पुरानी वाली NCERT है, जहां से यूनिट डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है, उसके सेकंड पेज पर सबसे ऊपर के पोर्शन में आप जाके देखोगे तो वहां पर आपको ये 2 डायग्राम दे रखे हैं। एक तो आपके पास सॉलिड एंगल का दे रखा है, और एक आपके पास प्लेन एंगल का दे रखा है। उसके अंदर आप यदि कभी इसे और इमेजिन करना चाहो, ठीक है ना, जब कभी भी आप किसी सॉलिड चीज में से किसी चीज को कट करते हो, तो कट करने के लिए, जैसे मैं आपको बताऊं, तरबूज को यदि कभी आपने देखा हो, जो रेडी वाले होते हैं तरबूज वाले, वो शो करने के लिए हमारा तरबूज लाल है और मीठा है, तो वो एक कट लगा कर रखते हैं तरबूज पर, और कट लगाने के बाद उसमें से निकाल देते हैं। तो जो पीस बाहर निकल रहा होगा ना, वो आपके पास रहेगा 3D एंगल। जैसे इसमें से हमने देखा है कि हमने छोटा सा यहाँ से कट लगाया, और कट लगाने का जो आपको पीस बाहर निकाल रहे हो
तो जो यहां पर एंगल बन रहा है ये वाला, दैट इज द स्टेरेडियन सॉलिड एंगल जिसको आप बोल रहे हो। ठीक है भाई, तो 7 चीजें ये और 2 ये। पहले हम बात करते हैं इन 2 की, उसके बाद हम आएंगे 7 पर। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं डिग्री के बारे में। जैसे अभी तक हम क्लास 10 तक हमने 5 एंगल पढ़े थे, 0, 30, 45, 60 या 90। मैं आपसे एक बात बोलूं कि मुझे 1 डिग्री डिफाइन करके बताइए क्या होता है। तो हमने ये कहा कि सर टोटल कंप्लीट जो एंगल होता है, यहां से चलना शुरू करें और दोबारा वहां पर आ जाएं, तो ये हमारा होता है टोटल 360 डिग्री। अब आप कह रहे हो सर 1 डिग्री बताइए, तो हमने कहा 1 डिग्री को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 1/360th पार्ट। मतलब टोटल कंप्लीट एंगल को टोटल 360 हिस्सों में डिवाइड कर दो, जो सबसे छोटी यूनिट निकल कर आएगी, बेस यूनिट जो हमारे पास निकलेगी वो हमारा निकलेगा 1 डिग्री। मतलब टोटल कंप्लीट एंगल का 360th पार्ट। अब चीज आती है कि अभी तक क्लास 10 तक आप सभी सिर्फ आपने 90 डिग्री को 0 से लेकर 90 तक के वाले को 5 हिस्सों में बांट रखा था। आप खुद सोचो, 0, फिर 30, फिर 45, 60 और फिर 90। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमने 1 डिग्री को जब डिफाइन करा तो हम 43 डिग्री और 44 डिग्री के बीच में हम मान लें 1 डिग्री का डिफरेंस है बच्चों। लेकिन हमने फिजिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा, हम चाहते हैं मोर एक्यूरेटली, प्रिसाइजली हम डेटा को रिप्रेजेंट कर पाए। तो हमने क्या सोचा, जिस तरीके से हमारे पास लेंथ को मेजर करने के लिए किलोमीटर होता है, उससे छोटी यूनिट हमारे पास मीटर होती है, उससे छोटी के लिए हम सेंटीमीटर यूज करते हैं। सिमिलरली हमने कहा अभी तक हमारे पास 43 और 44 के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है। हमने कहा उससे छोटा भी कुछ हो सकता है, तो हमने ये बोला कि हम 1 डिग्री को टोटल 60 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज नीड के ऊपर रही है इसकी नीड पड़ी क्यों, तो हमने ये कहा कि जब आप सपोज अपने ग्लोब को इस तरीके से देखोगे, यहां से लेके यहां तक आपको 2 कंट्री मिलेंगी। एक कंट्री यहां हो सकती है और दूसरी कंट्री यहां हो सकती है। यह भी हो सकता है कि इन दोनों के बीच में एक और कंट्री आ रही हो। तो बच्चों यदि आपको पायलट को डायरेक्शन देनी है कि आपको यहां से फ्लाइट टेक ऑफ हुई और यहां आपको लैंड करवानी है, लेकिन पायलट ने थोड़ा सा भी एंगल, 1 डिग्री नहीं उससे कम एंगल, थोड़ा सा भी प्लेन को डाइवर्ट करा दिया, तो अपनी पोजीशन पहुंचने की जगह वो कहीं और पहुंच सकता है। तो हमको मोर एक्यूरेसी के लिए 43 और 44 के बीच में हमें और एंगल लाने पड़े। तो 1 डिग्री का मतलब होता है टोटल 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या है कि हमने 43 और 44 के बीच में टोटल 60 हिस्से कर दिए हैं। मतलब 43 डिग्री 1 मिनट, 43 डिग्री 2 मिनट, 43 डिग्री 3 मिनट। आप इस तरीके से डिपेंड वो और डिवाइड करते रहोगे तो आएगा 43 डिग्री 58 मिनट, 43 डिग्री 59 मिनट और 43 डिग्री 60 मिनट, जो कि आपको पता है 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, दैट मीन्स विच इज इक्विवेलेंट टू 44 डिग्री। तो इस तरीके से हम 2 एंगल के बीच में बहुत सारे एंगल्स को डिवाइड कर सकते हैं। जब हमने कहा क्या इन दोनों के बीच में भी और एंगल कर सकते हैं, उन्होंने कहा यस, हमने 1 मिनट को भी और 60 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मतलब मैं आपको बताऊं कि अब आप 43 और 44 के बीच में टोटल 60 इंटू 60, टोटल 3600 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया है। जितना ज्यादा एक्यूरेट आप बात कर रहे हो वहां पर ये चीज कर सकते हैं। मैं आपको बता भी रहा था, क्लास में हमने बात भी करी कि बेसिकली इसका सबसे बड़ा जो अभी आपने रिसेंटली में इसका एग्जांपल देखा, जब आपको एक कंट्री में लड़ाई कर रहे हो दूसरी कंट्री के साथ, तो हमें जब इंडिया से बैठे बैठे पाकिस्तान के किसी पर्टिकुलर घर पर सिर्फ हमला करना था, तो आप एंगल को इतना छोटे तरीके से डिवाइड कर पा रहे थे जिससे कि आप एग्जैक्ट लोकेशन वहां तक पहुंच पाओ। अदरवाइज मैं तो कह रहा हूं यहां से यहां के बीच में कंट्री का डिफरेंस हो जाता है। 1 डिग्री तो बहुत बड़ा एंगल हो गया। यदि इसे छोटा एंगल बात करोगे तो बोलोगे 43 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड, 43 डिग्री 1 मिनट 2 सेकेंड, 43 डिग्री 1 मिनट 3 सेकेंड। तो 43 डिग्री 2 मिनट के बीच में हमारे पास टोटल 60 हिस्से हो गए हैं। तो इस तरीके से आप मोर एक्यूरेटली डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरी चीज, इस साल जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं रेडियन के बारे में, जो कि आपने लास्ट ईयर तक नहीं पढ़ा था।
पहली चीज हम बात करें कि रेडियन होता क्या है, तो इन्होंने ये हमारे पास डेफिनेशन जो है वो मैथमेटिक्स की बुक में एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री। उन्होंने कहा कि 1 डिग्री को डिफाइन 1 रेडियन को डिफाइन करने के लिए आपको एक सर्कल लेना है। सर्कल यूनिट रेडियस का लो, मतलब 1 यूनिट ले लो, और 1 यूनिट कितनी भी हो सकती है, मतलब 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी। तो 1 यूनिट रेडियस ले लो, और जो आर्क लेंथ बनेगी वो भी हमारी कितनी बनेगी, 1 यूनिट। मतलब कि आप इस तरीके से देख सकते हो, आप बोलो सर इसकी जगह हम कोई और सर्कल ले सकते हैं, तो मैं बोलूंगा बेटा हाँ ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। सर्कल कैसे लिया जाए, जैसे हमने सर्कल लिया है और यहाँ पे इसकी रेडियस को बच्चों हमने ले लिया है 5 मीटर, और जो इसकी आर्क लेंथ ली है वो भी कितनी हो गई है, 5 मीटर। तो इनका कहना बेसिकली ये है, जितनी रेडियस ले रहे हो उतनी ही आर्क लेंथ होगी। तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या रहेगा, 1 रेडियन। तो जितनी रेडियस उतनी ही आर्क लेंथ यदि आप लेते हो तो आप 1 रेडियन को डिफाइन कर सकते हो। पहली चीज, यदि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आते हो, मतलब यहां से इस तरफ, तो आपके पास जो एंगल मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है। यदि ये वाली चीज आप डिग्री के साथ भी करोगे तो ये वाला एंगल आपका रहेगा पॉजिटिव, और यदि नीचे की तरफ आ जाओगे आप, ये वाला एंगल मेजर करोगे तो ये वाला एंगल हमारा, यदि ये ऊपर वाला 45 है तो नीचे वाला -45 होगा। तो एंगल को मेजर करने का हमारा तरीका रहता है एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। सिमिलरली देखिए, ऊपर वाला 1 रेडियन है और नीचे वाला हमारा -1 रेडियन है। फिर से देखो लेंथ, अब देखो इन तीनों चीजों में तो हमने सेम चीज ऑब्जर्व करी कि जितनी रेडियस उतनी ही आर्क लेंथ, रेडियस और आर्क लेंथ बराबर है तो 1 रेडियन आ रहा है। इसमें हमने ये नोटिस करा कि जब हमने आर्क लेंथ बढ़ा दी, आर्क लेंथ हमारी कितनी हो गई बच्चों, 1.5, और रेडियस कितनी हमारे पास है, 1। तो अब हमारे पास जो रेडियन है वो भी हमारा 1.5 हो गया है। तो एक चीज दिमाग में आती है कि आर्क लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है। तो ये चीज हमारी सोचने वाली बात है कि आप किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आया है दैट थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। इसीलिए आप जो देख रहे थे, जो हमारे पास ये वाला डायग्राम था, इसमें थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर लगाओगे। आर्क लेंथ ही बच्चों कितनी है हमारे पास, 5 मीटर, रेडियस भी कितनी हमारे पास है, 5 मीटर। 5 मीटर से काट दोगे तो 1, ये थीटा जो निकाल रहे हो दैट शुड बी इन रेडियन, तो 1 रेडियन आपके पास आ गया। तो हमारी कहानी ये है, बस आपको एक चीज याद रखनी है दैट थीटा शुड बी इन रेडियन। यदि रेडियन के अलावा आपने डिग्री में ले लिया तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? तो ये आप चीज यूज भी कर चुके हो। एक हमारे पास चीज निकल कर आती है जिसकी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। बच्चों डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? अच्छा, आपको यदि मैं बेसिक डेटा दूं तो आप ये समझोगे कि सर्कल के अंदर टोटल कंप्लीट एंगल की हम बात करते हैं तो 360 डिग्री बनता है। यदि रेडियन निकालना हो मैं कंप्लीट सर्कल के लिए तो मैं क्या बोलूं, थीटा इन रेडियन फॉर कंप्लीट सर्कल। बच्चों कंप्लीट सर्कल के लिए आर्क लेंथ कितनी होगी? देखो यहां से चलना शुरू हुए, दोबारा घूम के वापस आ गए, दैट इज कंप्लीट सर्कल। तो आर्क लेंथ कितनी होगी भाई, ये आर्क की लेंथ विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन रेडियस। रेडियस से रेडियस कट गया, कितना बच गया, 2 पाई। जो एंगल आया है वो किस में आया है, रेडियन में आया है। तो बच्चों फॉर कंप्लीट सर्कल डिग्री की बात की जाए तो हमारा होता है 360 डिग्री, और रेडियन की बात की जाए तो हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन। दोनों ही केस कंप्लीट सर्कल के लिए हैं। तो कंप्लीट सर्कल के लिए हैं तो बच्चों 360 डिग्री हमारे पास हो जाएगा 2 पाई रेडियन। यदि 2 से इसको काट दूं तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 180 डिग्री बच्चों हमारे पास पाई रेडियन के बराबर होता है। आप इस तरीके से इसको
समझ सकते हो। यहां से हम चीजों के बीच में रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। यदि कभी आपके पास ये डिफाइन करने के लिए कहा गया है कि मेरे पास डिग्री दे रखा है और रेडियन में कन्वर्ट करो, या फिर रेडियन में दे रखा है डिग्री में कन्वर्ट करो, वो भी आप भलीभांति कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, यदि मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास चीज आ जाएगी, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री और इधर आ जाएगा π/2 रेडियन। बच्चों में दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दूं तो 180/3 बच्चों 60 डिग्री और ये हमारा आ जाएगा π/3 रेडियन। यदि दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दूं तो 180/4 हमारा होता है बच्चों 45 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा π/4 रेडियन। और दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6 रेडियन। तो बच्चों अभी तक जो क्लास 10th में हम एंगल्स पढ़कर आए थे डिफरेंट, वो हमने सारे पढ़े थे डिग्री की फॉर्म में, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं सारे एंगल्स के बारे में, उनको अब हम रेडियन की फॉर्म में लिखेंगे भी और समझेंगे भी। अच्छा, एक चीज हमको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाते हैं बच्चों। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। एक तो चीज आप ये यूज कर सकते हो। 1 डिग्री पता लग गया ना आपको। यदि आपको 2 डिग्री निकालना हो तो क्या कर दोगे? दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि आपको 5 डिग्री निकालना हो तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यदि 10 डिग्री निकालना हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मतलब आप ये बोल सकते हो कितने डिग्री निकालना है वो आपको चाहिए। जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा रेडियन में होगा। तो आपका आएगा एंगल इन रेडियन इज इक्वल्स टू π/180 इंटू डिग्री में एंगल। मैंने डिग्री लिख दिया है, वैसे दैट इसमें लिखा होना चाहिए एंगल इन डिग्री। आप इसे हटाना चाहते हो तो हटा भी सकते हो, इसे आप थोड़ा सा हटाओ, इसे हटाकर क्या लिख सकते हो आप? एंगल लिख सकते हो आप, और वो आएगा हमारे पास किसमें? डिग्री में। तो डिग्री में जो भी आपका एंगल है आपके पास उसकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास इक्विवेलेंट आंसर रेडियन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, कोई भी रैंडम लेते हैं अपने हिसाब से, 60 डिग्री लेके देख लें तो कितना आएगा? π/180 इंटू एंगल कितना पता है हमको? 60 डिग्री। काटोगे तो कितना चला जाएगा? π/3। आंसर किस में आएगा? रेडियन में। आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपका मन करे उस तरह समझ सकते हो। मतलब यूनिटरी मेथड का यूज करके हम कभी भी किसी भी चीज के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है। ये कह रहे हैं कि रेडियन में हमें एंगल को चेंज करना है। देखिए पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, जब कभी भी आपको थीटा इन रेडियन चाहिए तो क्या करोगे? π/180 इंटू 240 डिवाइड करोगे तो 40, ये आपका 60 चला जाएगा, तो ये 4 जाएगा और ये हमारा कितना आ जाएगा? 3, तो ये 4π/3 आ गया, है ना। यदि सिमिलरली आप इसको, ये पहला केस रहा, ये सेकंड केस रहा, निकालोगे तो कितना आएगा? π/180 इंटू 520। ये भी काट के देख लो, 0 से 0 चला जाएगा, 4 से जा रहा है ये, पर ये 2 से जाएगा, ये 26 आ जाएगा, ये 2 से 9 आ जाएगा। कुछ कट रहा है नहीं, 26 π/9 आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। इस तरीके से एंगल्स आप निकाल सकते हो। एक काम और भी कर सकते थे, मैं आपसे बता रहा हूँ, यूनिटरी मेथड यूज करते। आपको पता है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। कितने डिग्री चाहिए? 520 डिग्री। दोनों साइड 520 से मल्टीप्लाई कर दो π/180। इस तरीके से फाइंड करोगे तो आपके पास रेडियन में आ जाएगा। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे ये फॉर्म कर लो, चाहे यूनिटरी मेथड लगा लो, फॉर्मूला याद करने की कोई नीड नहीं है। मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है, मुझे लगता है कि मैं यूनिटरी मेथड से ज़्यादा चीज़ यूज इजीली कर पाता हूँ और लंबे टाइम तक याद रहता है। ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जब कभी आप कोई कंपटीशन फेस करते हो तो भाई आप इस तरीके से पढ़ाई करो कि आप 20, 25, 30 दिन के बाद भी यदि कोई रैंडम चैप्टर उठा रहे हो तो आपको ऐसा ना लगे यार मेरे को रिवाइज नहीं करूंगा तो मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये चीज़ थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो दिखा हुआ है बच्चों, इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको 40 डिग्री 20 मिनट दे रखा है और आपको इसे कन्वर्ट करना है रेडियन में।
बच्चों रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते थे तो साथ में जो ये एंगल पुट करते थे दैट शुड बी इन कंप्लीट रेडियन, सॉरी डिग्री। तो डिग्री में तो डिग्री के साथ साथ ये मिनट में भी है। तो हमको ये पता है 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड और 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट। बच्चों आपको ये पता होगा जब कभी भी हम छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना होता है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, ये भी समझ सकते हो। तो अब मुझे चेंज करना है, क्या लगा हुआ है 40 डिग्री 20 मिनट, तो क्या लिखोगे 20 इंटू 1/60, काटोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो कितना बच गया 41/3। एलसीएम लोगे तो 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1 121/3। अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आ गया आपका पूरा डिग्री में। कन्वर्ट कैसे करोगे बच्चों, एंगल का फॉर्मूला हमारे पास है थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सर 121/3 को। अब आप देख लो यदि मल्टीप्लाई होकर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट रहा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 121 पाई बाय 540 आपके आंसर आ गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन का आंसर है आपके पास रेडियन में आया बच्चों, ये हमारा टारगेट था थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आपके पास ऐसा कोई एंगल दे रखा है तो आप उस तरीके से देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है प्लस और माइनस रेडियन दोनों हो सकते हैं। अभी हमने बात की थी जब हम डायग्राम देख रहे थे, तो ये मतलब है ये इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया होगा और इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इनका एंगल पॉजिटिव आया और उनका नेगेटिव। अब यहाँ पर फोर्थ वाले पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। अभी हमने बात करी 1 मिनट का मतलब कितना होता है, तो -47 डिग्री 30/60 कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है 47 डिग्री 1/2। बच्चों एलसीएम लोगे तो हमारा आ जाएगा 95/2। अब फिर से आप चेक कर लो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 95/2। सॉल्व करोगे तो 5 से 19 आ जाएगा और ये करोगे तो आप क्या कितना आएगा बताओ, यहाँ पे हमारे पास आने वाला है 36। तो ये हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 19 पाई बाय 72 रेडियन। ये चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, ये हमारी बात आ गई है इस चीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों। एक हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन हमने लिया है एनसीईआरटी से, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर आपको यूज भी करना आना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से बन जाए। तो हमारे पास ये कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंट्रल एंगल बन रखा है 60 डिग्री। तो यदि मैं सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो ये हमारे पास सर्कल हो गया और यहां से वो बोल रहा है कि यहां से ये आप जाओगे और यहां से ऐसे, तो जो एंगल बन रहा है वो बनना है 60 डिग्री। और जो आर्क लेंथ है, मतलब ये वाली जो लेंथ ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वो हमारी है 37.4 सेंटीमीटर। सबको डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है। अब मेरे पास तो एक फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, लेकिन उन्होंने क्या रखा था थीटा शुड बी इन रेडियन। अभी हमने पीछे आके देखा था तो 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। तो थीटा की जगह क्या लिखोगे बच्चों पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एल की जगह 37.4 और ये आर निकालना है आपको। तो आर इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई, और इन्होंने क्या रखा है पाई की वैल्यू आप ये ले सकते हो। r इज इक्वल्स टू 37.4 इंटू 3 22 इंटू 7। अब आप देख लो कट रहा है या नहीं कट रहा है। 2 से काटोगे तो क्या आएगा, इसे आप देख लीजिए। 2 से काटोगे तो ये 11 आ जाएगा, यहाँ से आप इसे 2 से काटोगे तो 1, ये कैरी वहाँ पे गया 17, ये 8 टाइम जाएगा डॉट और ये 7 आ जाएगा। अब आप ये देख लीजिए क्या आप इसे आगे 11 से काट सकते हो, देख लेते हैं। 11 से काटोगे तो हमारे ये 1 जाएगा, 77.7 आ गया आपके पास। तो r इज इक्वल्स टू 1.7 इंटू 3 इंटू 7 21 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली आपके पास मल्टीप्लिकेशन बाद में हमारे पास रहा, बेसिक तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो काम चल जाएगा। नेक्स्ट, इसी के ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है जिसमें आप ये देख रहे हो
कि ये वाला क्वेश्चन हालांकि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। इनका कहना ये है कि आपके पास एक मिनट वॉच है। बच्चों मिनट वॉच जो होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है वो आपके पास लगभग लगभग रेडियस के बराबर आती है। तो मिनट हैंड जो आपको पता है वॉच का बता रहा है विच इज 1.5 सेंटीमीटर बता रहा है भाई। फिर कह रहा है ये घूमते 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 कहां चली गई है, 40 मिनट तक। तो आपको पता होगा यहां पे आता है 30 और फिर ये 35 और ये हमारा आता है 40। तो टोटल जो एंगल मूव करा है वो इन्होंने मूव कर लिया है, ये कितना 40 मिनट मूव करा है। एंगल कितना रहेगा ये हमारी सोचने वाली बात है। अब होता क्या है, जब कभी भी आप सर्कुलर मोशन में हो तो ये वाला एंगल 90 होता है। यहाँ पे हमारे 12 बजते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। इस तरीके से 90 डिग्री को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, 1, 2 और 3। 90 डिग्री को 3 हिस्सों में डिवाइड करके मतलब आ गया है 30 डिग्री। मतलब 12 से 1 तक जाने में कितना चलना पड़ता है बच्चों, 30 डिग्री। फिर 12 से 2 जाने में 30 इंटू 2, 3 तक 30 इंटू 3, 40 तक आने के लिए कितना होता है बेटा, 40 मिनट ना। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे आओगे तो 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो 30 इंटू 8 कर दोगे तो टोटल में कितना एंगल चलना पड़ा, 240 डिग्री। रेडियन की बात की जाए तो थीटा हमारे पास आ जाएगा π/180 इंटू 240। ये निकाला भी था हमने। 60 से काटोगे तो पहले 0 से ये कट गया, 6 चौक 24 और यहाँ 3। तो हमारे पास थीटा जो हमारा बच्चों आ गया है 4π/3 रेडियन। थीटा हमारे पास ये आ गया है। अब आप इसका यूज कर सकते हो, सब कुछ दे रखा है। थीटा इज इक्वल्स टू L/R। ये हमारे पास रेड की है रेडियस। थीटा हमारा आ गया है 4π/3 इज इक्वल्स टू लेंथ हमको पता नहीं है, आर्क लेंथ निकालनी है क्या हमको, हाउ डज इट लॉन्ग, यस यहां से लेके यहां तक कितना टिप मूव करी है उसे ये निकालना है। और रेडियस बच्चों में बात दे रखी है कितना, 1.5 मतलब 3/2। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 3.14 अपॉन 3 इंटू 1.5। 1.5 मतलब बच्चों 3/2 इक्वल टू L। 2 से ये कट गया, 2 आ गया, 3 से 3 कट गया। इसे लिखोगे तो 6.28 सेंटीमीटर में सब कुछ, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, दैट विल बी L। तो L जो हमारे पास आ रही है आर्क लेंथ वो हमारी आ रही है 6.28 सेंटीमीटर। एक हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ दिया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन था हमारे पास ये, कि आप ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और आप ये भी कह सकते हो ये वाला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास जेई मेंस और नीट के अंदर भी आया हुआ है। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये है, उसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं। 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, 1 मिनट को और 1 सेकेंड को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन के बराबर होता है बच्चों, और 1 डिग्री बराबर हमारे पास हो जाएगा π/180 रेडियन। तो पहली चीज तो हमने 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आए। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब आप निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, इसे पाई की जगह लिख लोगे 22/7 इंटू 180। बच्चों यदि काटोगे तो ये हमारे पास चला जाएगा 11 से और ये हमारा आ जाएगा 90। अब यदि इस 90 को, इसके 10 को ऊपर लेके जाना चाहे तो हमारे पास आ जाएगा 11/63 63 हमारे पास ये आ गया, 10 टू द पावर -1 नीचे चली गई। यहां तक बच्चों हमारे पास आ गया है, लेकिन आप इसे डिवाइड नहीं कर पाओगे क्योंकि ये हमारा छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी है। तो क्या लिखोगे, एक 10 और चेंज कर दे तो हमारा आ जाएगा 110/63 इंटू 10 टू द पावर -2। ये चीज हमारे पास आ गई है। अब इसको डिवाइड करने से आप तो अपना आप खुद कर लेना, लेकिन मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। 110 डिवाइड बाय 63 आ गया, विच इज 1.746 इंटू 10 टू द पावर -2। इसे आप चेंज करोगे राउंड ऑफ करके तो 1.75 10 टू द पावर -2 रेडियन हमारे पास आ गया है। तो 1 डिग्री को बच्चों इतना रेडियन बोला जा सकता है। दूसरी चीज, अब क्या बोला है बच्चों, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना था, π/180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। अब 1 सेकेंड की बात करना है आपको,
1 मिनट की बात करना है तो 1 मिनट को क्या करोगे 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब बच्चों इसकी तो वैल्यू आपको पता है, सिर्फ 1/60 और हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 1.75 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन ए के 60 और आ गया है। अब 60 के लिए क्या करोगे, एक ये जीरो ऊपर शिफ्ट करोगे तो -3 हो जाएगा और डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे तो हमारा आ जाएगा 17.5 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻4। अब 17.5 को आपको डिवाइड करना है किससे 6 से। ये हमारे पास बच्चों आ रहा है 2.9166 इस टाइप से करके आ रहा है इंटू 10⁻⁻4। यदि अदर शिफ्ट कर दोगे तो 2.92 इंटू 10⁻⁻4 चीज आ जाएगी, दैट इज इन रेडियन। ये चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज 1 मिनट का तो आ गया, लेकिन हमें 1 सेकंड भी निकालना है। तो इसका मतलब क्या है 60 सेकंड। 1 मिनट कितना था बच्चों 1/60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन था। अब 1 सेकंड की बात करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/60 इंटू 1/60 इंटू पाई बाय 180। बच्चों पर इस चीज की तो वैल्यू हमारे पास आ गई है, कितनी 2.92 10⁻⁻4। तो रिप्लेस कर देते हैं, तो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू 2.92 10⁻⁻4। अब डेसिमल शिफ्ट करो और पावर ऊपर ले जाओ तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 29.2 10⁻⁻6। जीरो को ऊपर ले गए -5 और डेसिमल उधर शिफ्ट कर दिया। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 29.2 डिवाइड बाय 6। हमारे पास वैल्यू बच्चों आ रही है 1 सेकेंड की वैल्यू आ रही है 4.866 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो बच्चों आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। एक वैल्यू हमारे पास आई है 4.85 या 86 10⁻⁻6। एक आ रही है 2.91 या 2.92 यदि 6 को आप राउंड ऑफ करते हो तो। इस तरीके से अब हमारे पास जो नीट का पेपर आया था, नीट के पेपर में बच्चों आपके पास 1 मिनट और 1 सेकंड को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। तो ये क्वेश्चन वैसे हमारा एनसीईआरटी का है। यदि आप इस क्वेश्चन को वहां पर करने लग जाते तो बड़ा टाइम लगता। मतलब आपके पास ये डिवीजन के लिए जो आप भी देख रहे हो, हालांकि पहले वाले के लिए कैलकुलेशन हमारी वैसे थी, उसके बाद तो डेसिमल शिफ्ट करके हमें से, जैसे इस वाले में हमें 17.5 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये आप इजीली कर सकते थे। सिमिलरली दूसरे वाले केस में जब ये वैल्यू आ गई थी तो उसके बाद 6 से डिवाइड करना पड़ा। डेसिमल शिफ्ट करना और पावर में नेगेटिव ऐड होगा या पॉजिटिव ऐड होगा वो आपको पता होना चाहिए बेसिक कंटेंट में। इस तरीके से आप इसे लिख लेना। एक क्वेश्चन आपके पास, अभी तक हमने बहुत सारे डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करा है, लेकिन हमने कभी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट नहीं करा। तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं रेडियन आपके पास दिया हुआ है और डिग्री में आंसर चाहिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं पाई रेडियन का मतलब होता है 360 डिग्री, है ना बच्चों? नहीं, 180 डिग्री। क्या बोल रहे हो आप? 180 डिग्री। 1 रेडियन का मतलब कितना होता है बच्चों? 1 रेडियन का मतलब होता है 180/पाई। कितने रेडियन चाहिए आपको? 6, तो कर दो। 6 रेडियन का मतलब बच्चों हो जाता है 180/पाई इंटू 6। सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। ये तो हमारे पास डिग्री आ गया, लेकिन बच्चों एक बात बताओ, जब कभी भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है ना, तो जितना आगे सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना चाहिए हमको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 180 डिवाइड बाय 22/7 इंटू 6। ठीक है भाई, आप यदि इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो इससे काटोगे तो ये 11 आ जाएगा और इसे काटोगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो 7 6 42 42 इंटू 90 और ये हमारा आ चुका है 11। 42 इंटू 90 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 42 इंटू 9 8 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36 और ये 37, ये हमारे पास आ गया। तो 3780/11
11 हमारे पास आ गया। तो अब हम देखते हैं कैलकुलेशन में, पहले चीज तो कन्वर्जन देखते हैं। यहां पर हमारे पास बच्चों कितना आ जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आ रही होगी, जैसे हम 11 से डिवाइड करें तो 11 से इसे डिवाइड करोगे तो कितने से आएगा, 3 से चला जाएगा, 33 4 बचेगा, 48 किससे आएगा, 4 से आएगा, 48 में से 4 बचेगा, 4 और 0 40, फिर ये हमारे पास 3 से चला जाएगा, कितना बचा आपके पास, 7 बच गया, तो 7/11 करके हमारा आ गया। तो 343 डिग्री तो आ रहा है, लेकिन उससे आगे भी कुछ आ रहा है। तो इस डिग्री के आगे सॉल्व करने के लिए एक काम कर सकते हो आप, यदि 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा कितना हो गया, 7 इंटू 60, ये हमारा आ गया 420, 420/11। बताइए बच्चों कितना आएगा हमारे पास, 11 से कर रहे हो तो 3 चला जाएगा, यहाँ से हमारे पास 33 आ जाएगा, ये हमारा 90 आ जाएगा, यहाँ से आप 8 करोगे तो ये 88 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 343 डिग्री 38 मिनट और साथ में 2/11। अब आपके पास सेकंड में भी कन्वर्ट करने का चांस है, यदि आप 60 से और मल्टीप्लाई करते हो तो सेकंड में कर सकते हो। ये हमारा आ गया 120 और 11 से करोगे तो 10 बच गया बच्चों। अब ये 10 से तो जा नहीं रहा, आप 0 कर दो, यहाँ पे आपके पास डेसिमल लग जाएगा, ये आप इसे 100 लगा दो, तो 9 से जाएगा ये 99, तो ये 10.9 लगभग आ गया। तो आप इसे लिख सकते हो 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड। ये हमारा आ गया है 6 रेडियन का कन्वर्जन। तो कभी भी आपके पास, वैसे तो ये वाली चीज पूछी नहीं जाएगी, आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। जब आपको पता है, जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, जो नीट वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन बच्चों को रेडियन और डिग्री से डर ना लगे, इस वजह से हमने इस टाइप कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों हम बात करने वाले हैं ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। ड्राइव्ड यूनिट का मतलब ये है, देखो पहले तो हमने बेसिक 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली है, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ ली है, उन क्वांटिटीज को किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है वो हमें पता है। 2 हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी, लेकिन अब हमारी बात आ रही है ड्राइव्ड यूनिट्स की। ड्राइव्ड यूनिट्स का मतलब ये है कि जब कभी भी आप उन फंडामेंटल टर्म्स का यूज करके कोई एक नई टर्म बनाओगे तो उसे हम ड्राइव्ड यूनिट बोलेंगे। जैसे इन्होंने डेफिनेशन में बोल रखा है, ऑल अदर फिजिकल यूनिट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसी कोई भी आपके पास नई यूनिट हो, नई टर्म हो, जो फंडामेंटल यूनिट्स का या क्वांटिटीज का यूज करके ड्राइव करो। तो जैसे कि मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको ये पता है स्पीड पढ़ी होगी आपने, या फिर आपने वेलोसिटी पढ़ी होगी, ठीक है। तो स्पीड या वेलोसिटी आप पढ़ोगे तो उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस, स्पीड के लिए डिस्टेंस और वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ले लो या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लो। ये भी हमारे पास लेंथ है, ये भी हमारे पास लेंथ है, और ये हमारे पास टाइम है। तो लेंथ भी हमने कहा पढ़ी है फंडामेंटल में, और ये भी हमने कहा पढ़ी है फंडामेंटल में। तो जो हमारी स्पीड और वेलोसिटी आई, तो स्पीड एंड वेलोसिटी आर द ड्राइव्ड यूनिट्स या ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जो आप बोल सकते हो। ये क्वांटिटी रहेगी, जो इसका मीटर पर सेकंड आया होगा वो ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कही जाएंगी, और जो इसकी मीटर, इसकी सेकंड, मीटर पर सेकंड जो इसका आया है दैट इज ड्राइव्ड यूनिट। अब इन ड्राइव्ड यूनिट के जो भी हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज है या यूनिट्स हैं, उन सभी को हमारा काम है उनको हम डायमेंशनल फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दें। अब कौन कौन से फॉर्मूले थे हमारे पास, आपको पता होगा, जो हम अभी तक यूज करते हुए आ रहे थे। मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t, सिमिलरली एम्पेयर जो करंट हमारे पास होता है उसके लिए a यूज करते थे। जब आप इनमें से किसी भी चीज को यूज करोगे बच्चों, तो ये ब्रैकेट के अंदर यूज करोगे, किसी भी चीज के लिए यूज करोगे तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है। इस टाइप से हमने टोटल 7 क्वांटिटीज पढ़ रखी है, उन 7 को यूज करके अब हम धीरे धीरे करके सारे फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। एक चीज आपको ये देखना है, जब कभी मैं ये आगे फॉर्मूले ड्राइव करवाऊंगा तो आपको रटना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्रिपेयर करना है। शुरुआत से चलना शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले फिजिक्स जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी क्लास 9th में, चैप्टर था मोशन। मोशन चैप्टर के अंदर जो जो फॉर्मूले हमने पढ़े वो थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं पहले लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले
उससे ही पहले हम बात करते हैं बेसिक की। यदि कभी आपको एरिया किसी चीज का कैलकुलेट करना पड़ जाए तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आता है लेंथ इनटू ब्रेथ। उन 7 क्वांटिटी में ये भी हमारे पास लेंथ है और ये बगल वाला भी हमारे पास लेंथ है। बच्चों इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो आप इसे L स्क्वायर लिख सकते हो। यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप उसे m तो था ही नहीं 0, L2 था और t हमारे पास 0 था, इस तरीके से भी लिख सकते हो। यदि हम बात करें सेकंड टर्म की, एरिया से थोड़ा सा बड़ा हमारे पास आता है वॉल्यूम। 3D डायग्राम में इसकी बात करते हैं, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारे पास आता है L, ये हमारा आता है L और तीसरा भी हमारे पास है L। अब ये हमारा आ जाएगा L क्यूब। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो आप इस तरीके से लिख दोगे। थर्ड टर्म हमारे पास आती है, यदि आप इसका यूज करो, एक हमारे पास बेसिक और क्वांटिटी थी मास, उससे आप रिलेट कर सकते हो, जिसको हम देखोगे डेंसिटी। डेंसिटी बच्चों हमारे पास आता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारे पास है m और वॉल्यूम हमने निकाला था अभी L क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगा ml-3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ml-3 t की पावर 0 लिख सकते हो, पर आपका ये वाला काम चल जाएगा। नेक्स्ट एक चीज और पढ़ी थी आपने, एक रिलेटिव डेंसिटी करके चीज होता है। रिलेटिव डेंसिटी, व्हाट इज दैट? कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो इसमें जब नाम में ही रिलेटिव आ गया है तो बच्चों रिलेटिव का मतलब होता क्या है? रिलेटिव का मतलब होता है किसी एक चीज को डिफाइन करने के लिए आप दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो। तो जब आप किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना चाहते हो किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, तब आप उसको रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हो। तो बेटा ये भी ऊपर वाली भी डेंसिटी होगी, डेंसिटी की हमारे पास आती थी ml-3, और बच्चों नीचे वाला भी हमारे पास डेंसिटी है तो ml-3 करके हमारे पास आ गया। ये m से m गायब हो गया, ये -3 था, ऊपर जाएगा तो +3, ये भी हमारा गायब हो जाएगा। तो m0 L0 T0, इसको हमने बात करी, दिस इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस का मतलब क्या है हमारे पास? कि इसकी डायमेंशन ही नहीं है, ना m के ऊपर कोई पावर है, ना l के ऊपर, ना ही टाइम के ऊपर। इस तरीके से आप कुछ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और भी पढ़ोगे। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से भाई रेशियोज थे वो? फॉर एग्जांपल साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों परपेंडिकुलर, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। बच्चों ये भी एक लेंथ बताता है, जैसे 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा, तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो लेंथ अपॉन लेंथ आप यदि लिखते हो तो आप बोलोगे ये खत्म हो गया। तो m0 L0 T0 दैट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ये क्वांटिटी हमारी डायमेंशन लेस है, जस्ट लाइक रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास चीज आती है मोशन चैप्टर के बारे में। मोशन में सबसे पहले हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था क्लास 9 में। डिस्टेंस भी लेंथ होती है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ है। फिर हमने अभी पढ़ा स्पीड पढ़ा या फिर वेलोसिटी, जो भी आप बोलना चाहो। तो स्पीड और वेलोसिटी जो हम बात करते हैं ये हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, और नीचे हो गया टाइम। इसको आप यूज कर सकते हो LT-1। फॉर्मूला हमारा क्या था? डिस्टेंस अपॉन। बच्चों आपको कभी भी डायमेंशन डायरेक्ट याद नहीं करनी, प्रैक्टिस करते करते चीज याद होंगी। स्टार्टिंग तो 5-10 में जो करवा रहा हूं वो बहुत बेसिक है और बहुत जरूरी है, वो तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले लें जिससे कि आपको ये LT-1 याद रहे। डिस्टेंस अपॉन टाइम से याद रख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमारे पास आता था चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बच्चों एक चीज हमारे पास है, जब कभी भी किसी भी दो चीज को प्लस करते हो या माइनस करते हो, डायमेंशन आपके पास सेम रहती है। एग्जांपल समझो बच्चों, 5 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर दो तो आंसर कितना आएगा? 3 मीटर। तो बच्चों ये भी लेंथ थी, ये भी लेंथ थी, जो माइनस करके आया वो भी लेंथ है। जैसे 5 मीटर पर सेकंड में से 2 मीटर पर सेकंड आप माइनस कर दोगे तो आंसर 3 मीटर
पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपके पास ये भी वेलोसिटी थी, ये भी वेलोसिटी है, जो माइनस करके आया वो भी वेलोसिटी है। तो इस तरीके से आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा वो भी वेलोसिटी वाला ही आएगा। तो बताइए वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है बच्चों, एल टी माइनस वन, ये रहा अपॉन टाइम हमारा टी आ गया है। दूसरा करोगे तो एल टी माइनस टू चीज आ गई हमारे पास। तो आप इस तरीके से एक्सेशन निकाल सकते हो। एक्सेशन थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपके पास एक टर्म मिलेगी जिसको हम बोलते हैं फोर्स। याद होगा फोर्स को हम एफ से डिनोट करते थे, फॉर्मूला होता था एम इंटू ए। फॉर्मूला हमारा होता था एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। बच्चों एम हमारे पास क्या है, एम ए हमारे पास क्या है, एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू ये हमारे पास आ गया। कुछ टीचर्स को मैंने देखा है वो याद करवाने की कोशिश करते हैं डायमेंशन को, बहुत रटने वाली तरीके से। आपको नहीं याद कर रही यार, पेंसिल से पेन से 2 सेकंड में ड्राइव कर सकते हो आप, या एक टाइम के बाद जब अपनी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो दिमाग में सोचोगे मास का m हो गया और एक्सप्रेशन का एल टी माइनस टू हो गया तो एम एल टी माइनस टू हो गया। कुछ टीचर्स ने मैंने देखा है वो क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिख देंगे 1 और इसका हो गया 112, बोलेंगे फोर्स का 112 तरीके याद कर सकते हो। अरे किसके ऊपर माइनस था, किसके ऊपर प्लस था। आप ये सोचो कि ये चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो 2 साल के बाद एंट्रेंस के लिए, आपको फिजिक्स में ना के बराबर चीजें याद करनी है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला तो याद करना पड़ रहा है हमको। भाई फॉर्मूला जब आप अभी जब फर्स्ट टाइम यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हो तब याद करना पड़ रहा है। 2-3 चैप्टर के बाद जब आप पढ़ोगे तो एक प्रॉपर चैप्टर में हमारे पास न्यूटन्स लॉ बता रखे हैं, उसमें सेकंड लॉ का जो रिजल्टेंट है वो F इज इक्वल टू एम ए आया था। तो पूरा चैप्टर तो भूल नहीं जाओगे आप। तो ये फॉर्मुलेस जब आप फर्स्ट टाइम अभी यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे होगे, जब 11th में आप आए हो तो एक अलग चीज है। जब आप 2-3-4 चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद ये फॉर्मुले सारे आपको पढ़ने हैं। जब 12th के लास्ट में आप ये सब देख रहे होगे तो आप बोलोगे यार इस चैप्टर में डायमेंशन तो मैं याद करनी नहीं है, क्योंकि सारे चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे 11 से 12 तक हर फॉर्मुले की डायमेंशन निकलेगी। तो आपको सिर्फ ये समझाया जा रहा है कि आप हर फॉर्मुले को जब भी आप पढ़ोगे तो उसको डायमेंशन की फॉर्म में याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास 9th इसके बाद आता है फोर्स के बाद जो अगला आपके पास आता है दैट इज वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास एम एल टी माइनस टू आया है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये एल और है तो आप इसे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू करके रख सकते हो। ये 1 और ये 1 ये 2 हो गया, इसको भी याद रख सकते हैं ना, 1 2 2 122 करके। अबे नहीं करना यार, यहाँ पे आप देखो कि सिंपल सा फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हमारा होता है एम इंटू ए। इस तरीके से आप थोड़ा सा ड्राइव करने की कोशिश करोगे, ये बेसिक टर्म्स आपके पास आ रही हैं। जब नए फॉर्मूले आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। 10th वर्कडन के बाद एक चीज और, सिर्फ वर्कडन हमको ये पता है जब आपने क्लास 9 में वर्कडन पढ़ा था तो वर्कडन को ही आपने कन्वर्ट करा अलग अलग फॉर्म के अंदर। जैसे जब हम किसी चीज के ऊपर वर्क करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसको पुश कर रहे हो आप, आपकी एनर्जी खर्च होती है उस वर्क को करने में। जैसे मैं आपसे बोलूं एक ब्लॉक है उसको मूव कराना है 2 मीटर और ऐसे ही मैं 100 ब्लॉक दे दूं तो आप बोलोगे शाम को आकर मैं बहुत थक गया, क्यों, मेरी एनर्जी जो थी वो सारी एग्जॉस्ट हो गई। तो जो वर्क डन था वो किस में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी में। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। जो भी आप पढ़ते हो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर और इसका था एम जी एच। वर्क डन के ये 2 फॉर्मूले हैं। आपको नहीं विश्वास तो इस वर्क डन के साथ साथ इसकी भी ड्राइव कर सकते हो। बच्चों एक चीज बताना, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। कांस्टेंट ना तो लेंथ में आता, ना टाइम में, ना वो जो एम्पेयर में, किसी भी चीज में नहीं आता आपके पास। तो ये तो कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन नहीं है। मास की बात करोगे तो ये हमारे पास m रहेगा, इसकी बात करोगे तो एल टी माइनस 1 होगा। बेटा स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 करके चीज आ जाएगी, दैट इज वर्क डन। जो उसकी आ रही थी वही हमारी सेम आ रही थी बच्चों। अब यदि आप में से कोई कहे सर एक काम करो एम जी एच वाले में निकाल लो, एम जी एच में बच्चों एम ये रहा, दूसरा ये हमारा है स्मॉल जी, इसको हम बोला करते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भाई एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी की वजह से आए चाहे मैं फोर्स लगाऊं, दोनों की डायमेंशन हमारी सेम रहेगी और एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारी होती थी एल टी माइनस 2 और अपॉन हाइट का मतलब है लेंथ। बच्चों जब मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये हमारा जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इन दोनों फॉर्मूले के अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि चाहे हम काइनेटिक एनर्जी की निकालें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की निकालें, चाहे इसकी निकालें,
कोई सा भी फॉर्मूला आप ड्राइव करके देख लो, हर जगह आपको वर्क डन और एनर्जी का फॉर्मूला हमारा सेम मिलेगा। तो कंक्लूजन इज दैट वर्क डन और एनर्जी दोनों की डायमेंशन हमारी क्या होती है बच्चों, सेम होती है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है 10th नंबर पे, वर्क डन आ गया बच्चों। एक चीज आती है हमारे पास पावर। पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला ml² t-2 करा है बच्चों हमने, और टाइम को हम इस तरीके से ले सकते हैं, t ऊपर जाएगा तो ml² t-3 करके आ जाएगा। वर्क डन अपॉन और टाइम होता है, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम पढ़ा होगा, जिस भी तरीके से आपने पढ़ रखा है वो आप यूज कर सकते हो। तो टोटल बेसिक 10 क्वांटिटीज हमने जो पढ़ी हैं वो हमारी ऐसे हो गई है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। पावर हो गया है, नेक्स्ट पेज हम लेते हैं 10 नंबर तो हो गया हमारा। 11 नंबर है बच्चों, हम लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर हो, थ्रस्ट हो, सॉरी प्रेशर कह रहा हूं, एक टर्म और आती है स्ट्रेस, वो हम आगे देखेंगे। प्रेशर हमारा थ्रस्ट अपॉन एरिया होता था, थ्रस्ट अपॉन एरिया, या फिर आप फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की जगह mlt-2 करा है बच्चों हमने अभी, और एरिया की जगह l² कर रखा है। तो आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ml-1 t-2। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज हो सकती है। आप सभी इन कुछ चीजों को अपने आप करके देखिए, है ना। हो सकता है भाई मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, हो सकता है प्लस माइनस कहीं गलती हो जाए, तो आप उसको देख लेना और सही करके ही लिखना। ठीक है, 12th नंबर की बात की जाए। अब आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर मोशन वाले में तो सारी चीजें कर ली हैं। मोशन में हमारी एक चीज रह गई जिसमें हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, वो चीज हमने नहीं करी। सेकंड चैप्टर उस टाइम पे हमारे पास था फोर्स एंड लॉस वाला। ठीक है, फोर्स वाले में F = ma पढ़ा था, वो हमने देख लिया। एक हमने उसके अंदर पढ़ा था मोमेंटम। मोमेंटम हमारा होता है P और हमारा फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये आप लोगे m और वेलोसिटी को आप ले लोगे lt-1, मल्टीप्लाई आप करोगे तो mlt-1 करके यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये वाली चीज आपके पास हुआ करती थी। और बताइए, एक हम वहां पे हमने चीज पढ़ी है जिसको हम बोलते थे क्या, इम्पल्स। इम्पल्स को हम डिनोट करते थे J से। वैसे ये आपने उस टाइम पे ना पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता था सेकंड लॉ, फोर्स इनटू जो आपने जो फोर्स लगाई है एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ये करा करते थे। दैट वाज द सेकंड लॉ। जो कहा था उन्होंने, डेल्टा टी को इधर ले जाइए, F इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो फोर्स की हमारे पास होती है mlt-2 और डेल्टा टी की होती है T, तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा पी। तो इसको डेल्टा टी को इधर लेके जाएंगे तो mlt-1, तो ये आगा हमारा डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब बच्चों होता है चेंज इन मोमेंटम, मतलब डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम। इसीलिए आपने देखा होगा इंपल्स और मोमेंटम दोनों की डायमेंशन हमारी क्या आई है, सेम आई है। एक चीज मैं आपको डिफाइन भी कर दूं, ये वाली चीज बच्चों, इंपल्स का जनरली मतलब जो होता है उसका मतलब रहता है क्या, कि जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगाते हो तो उसको हम इंपल्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब वो क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है और सामने वाले बॉलर ने बॉल फेंकी, जिस टाइम पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो इस टाइम पर हमारा इंडिया और इंग्लैंड का टूर चल रहा है, तो उस केस के अंदर गिल ने हमारे बहुत अच्छे रन मारे। फर्स्ट पारी में 200-250 से ऊपर मारे, 268 के अराउंड, और सेकंड पारी में भी 160-167 के अराउंड रन मारे। तो उसमें जब बॉलर ने बॉल की, बैट्समैन ने बैट से हिट किया, तो बॉल बैट के साथ बहुत कम टाइम के लिए कांटेक्ट में रही थी। उस केस में हम उसे बोलेंगे इंपल्स। जैसे कभी आप दीवार के अंदर कील ठोकना चाहते हो तो कील को हिट करते हो, वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हिट किया जाता है, उसको भी हम इंपल्स बोलेंगे। जब कभी किसी टीचर ने, मम्मी पापा ने, किसी ने यहाँ पे गाल पे एक रखा होगा तो उसको भी हम इंपल्स का नाम दे देंगे। यदि कभी आपने दो गाड़ियों का एक्सीडेंट देखा हो, एक कार बाइक किसी का भी एक्सीडेंट देखा हो, तो उस केस में दो गाड़ियां बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इंपल्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। तो इंपल्स का मतलब आप बोल सकते हो, याद रखने के लिए, फोर्स एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम।
कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए आप फोर्स लगाओगे तो आप उसे इम्पल्स का नाम दे सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो हमारा टॉपिक खत्म हो गया था, मोशन खत्म हो गया, फोर्स वाला खत्म हो गया। उसके बाद हमारा था वर्क डन वाला। वर्क डन वाले चैप्टर के अंदर हमने वर्क डन पढ़े, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज पढ़ी थी। उसके बाद आपने पढ़ा था पावर, वो भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं जिसका नाम था ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बच्चों में आपने एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, और G जो था हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये हमारे पास हुआ करता था। इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट हुआ करती थी हमारे पास 6.617 माइनस 11 को करके ना, ये आपके पास थी। यहां से G की वैल्यू निकालनी हो तो F इंटू आर स्क्वायर m1 m2 कैपिटल G जाएगा। यहां पे हमारे पास m l t माइनस 2 करके आर स्क्वायर l स्क्वायर है बच्चों, और ये हमारे पास m और m करके है। ये चीज हमारे पास दे रखी है कैपिटल G की। तो आप जब एक m से, तो एक m गायब हो जाएगा, ये वाला m ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 बन जाएगा, l आपके पास l क्यूब बन जाएगा और t की पावर -2 आ जाएगा। इसको हम कैपिटल G बोलते हैं। बच्चों एक बार मैं इसे चेक कर लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसे मेरे चक्कर में गलत लिख दो। m की पावर -1, l क्यूब t -2। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास आ रही थी, दैट इज पॉइंट नंबर 14। आगे बात करते हैं अब, और कोई नई चीज बताइए जो आपने पढ़ी हो उस टाइम पर। बच्चों एक चैप्टर हुआ करता था हमारे पास साउंड। साउंड चैप्टर के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। आप में से कुछ बच्चे बोल सकते हो सर उस टाइम में सिलेबस में नहीं था, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीजें। पर साउंड के अंदर हमने एक बात कही कि जब कभी भी हमारे पास कोई भी, मतलब जनरली हम एनर्जी की बात करते हैं, तो साउंड एनर्जी जब मूव करती है तो वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ में हम बात करते हैं कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं उनको हम क्रेस्ट बोला करते थे, नीचे वाले को ट्रफ बोला करते थे। ये चीज हमारे पास बच्चों हुआ करती थी। अब जो क्रेस्ट आपके पास है, टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ट्रफ आपके पास है, जो टॉप मोस्ट लोअर पॉइंट का डिफरेंस है, उसको हम बोला करते थे, ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते थे वेवलेंथ। क्या बोलते थे? वेवलेंथ। एक काम करो, आपने ना इन दोनों पॉइंट को क्रेस्ट लिखना है, मतलब ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। किससे रिप्रेजेंट करते थे? लैम्डा से। ये भी हमारा ट्रफ है और ये भी हमारा ट्रफ है, तो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते थे। बच्चों लैम्डा का मतलब होता है, कैसे पढ़ेंगे इसको? लैम्बडा मतलब वेवलेंथ। ठीक है ना, ये वेवलेंथ वाली चीज हमने पढ़ी थी। उसमें वेवलेंथ है ना, तो लेंथ है तो उसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों? एल रहेगी। सिंपल सी चीज, वेवलेंथ। ठीक है, दैट वाज अ लैम्डा। और बात बताइए क्या चीज हमने पढ़ी थी? ये के बाद हमने पढ़ी थी इसके अंदर फ्रीक्वेंसी। एक टर्म और पढ़ी हमने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते थे न्यू से, एन यू। इसको हम बोलते थे 1 टाइम पीरियड। तो 1 T, ये हमारा आएगा t की पावर -1 करके। इस चीज से हमारे पास आता था। और बताइए हमारे पास और क्या टर्म थी इसके अंदर? एक चीज आपने इस साल क्लास 12th में चीज पढ़ रखी होगी, वहां पे आपने एक चीज और पढ़ी है। ये हमारा 15 नंबर हो गया, ये हमारा हो गया 16 नंबर। 17 नंबर पे मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी हुई है जिसको हम प्लैंक्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। चैप्टर नंबर जब 2 पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, तो एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या प्लैंक्स थ्योरी आप जो बोलते हो, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहां पे जो H है ना, उसको बच्चों हम प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ये चीज आपको यदि हमें नहीं पता तो याद करनी पड़ेगी। मैं आपको छोटा सा हिंट देता हूं इस चीज के लिए, ठीक है ना, जिससे कि आपको मैं प्रॉपर रटवा नहीं रहा, थोड़ा समझाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर में भी आपको समझने वाली फील आएगी। हालांकि जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ लोगे केमिस्ट्री में, तब तो बहुत डिटेल में इस फॉर्मूले को पढ़ोगे आप। बच्चों E का मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी, यहाँ पे H प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.636 × 10⁻34। लेकिन इसकी डायमेंशन क्या रहेगी या यूनिट क्या रहेगी वो आपको देखना है। देखिए एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी यदि बच्चों मैं कर दूं,
तो हमारे पास h आ जाएगा। अब यूनिट की सिर्फ बात की जाए तो एनर्जी की तो जूल होती है और इसकी होती है 1/सेकंड। 1/टाइम है ना, तो 1/सेकंड। यूनिट की बात करें डायमेंशन की 1/सेकंड, तो 1/सेकंड करोगे तो सेकंड ऊपर चला जाएगा, जूल सेकंड करके आप h की यूनिट निकाल सकते हो। लेकिन मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं तो इसकी होती है ml²T-2। आपने भी देखा होगा पिछले वाले पेज पे ml²T-2, वर्क डन देखा था ना आपने, ml²T-2। अब जब यहां पर आप निकाल रहे हो ना, देखो स्टार्टिंग की 10-12 तो आपने याद कर ली, जब अब आप निकाल रहे हो तो कोशिश करो यार लास्ट में क्या था, नहीं दिमाग में आ रहा है तो थोड़ा खुद मन में ड्राइव करेंगे। देखो एनर्जी हमारे पास क्या थी, वर्क डन। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या थी, फोर्स हमारा था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास था m और एक्सेलरेशन LT-2, तो mLT-2 फोर्स की इंटू L, तो ml²T-2। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने आप प्रैक्टिस करने के बाद मेमोराइज हो जाए। रटना नहीं है बैठ के, आप बंद करके mLT-2 mLT। अब पेपर में जब बैठने गए ना तो बच्चों को इस रटने की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उस टाइम पर वो mLT-2 करके पूरा क्वेश्चन कर देगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब कभी भी ऐसी डायमेंशन यूज हो या तो आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी हो जिससे आपको खुद मेमोराइज हो जाए। दूसरी चीज इंटेंशनली रटना, आपको बैठकर ना कि आप कुछ लॉजिक भी नहीं है और करे जा रहे हो। इसकी यूनिट क्या दे रही थी बच्चों हमारे पास, T-1, ये ऊपर जाएगा तो h हमारा आ गया बच्चों -1 प्लस हो जाएगा, ml²T-1 बच गया क्योंकि -1 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा ml²T-1। ठीक है ना। इस टाइप से आप इसके यूनिट बात की जाए, टीचर आपको पेपर में यूनिट निकालने को बोले तो यूनिट निकाल देना और डायमेंशन निकालने को बोले तो डायमेंशन निकाल देना। दोनों चीज निकालने को बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मूले से। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं 18 नंबर की। क्या इससे रिलेटेड और कुछ और था? नहीं। अब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन, पढ़ते हैं हम थोड़ा डिटेल में। कितना पेज रह रहा है हमारा? पेज रह रहा है इतना। ठीक है, चलो इतने में नहीं आएगा, हम अगले पेज पे चलते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम। बहुत सारी चीजें इसमें हमारे पास सर्कुलर मोशन में पढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज, आप यदि ये मानिए चलिए सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आप ये एज्यूम करके बैठिए पहले आप यहां पर थे और कुछ देर के बाद आप पहुंच गए हो यहां पर। ठीक है, तो आपका पॉइंट पहले था ये वाला जिसको हम O बोलेंगे, आप पार्टिकल हो इसलिए P डिनोट कर देते हैं और P से P डैश की तरफ चले गए। अब क्या क्या चीज आपसे पूछी जा सकती है? ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हो तो हर चीज के आगे एंगुलर लग जाता है। एंगुलर कैसे? अब ये ऑब्जर्वर आपको पहले यहां देख रहा है, पहले यहां थे, थोड़ी देर बाद आप यहां पहुंच गए, तो क्या क्या पूछ सकते हैं हम ऑब्जर्वर से? भाई ये बताइए इस इंसान ने P से P डैश तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये बताएगा भाई मुझे वो तो पता नहीं है लेकिन मेरे को ये वाली चीज पता है। इसने बोला, इसको मैंने क्या नाम दे रहा हूं? थीटा। थीटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैं बोल रहा हूं ना आपसे कि आप सभी को क्या करना है, ड्राइव करते वक्त, मतलब जब आप डिफाइन कर रहे हो सर्कुलर मोशन को, तो आपको क्या बोलना है? एंगुलर वर्ड का यूज करना था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वर्ड ये आ गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू L/R होता है। तो ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो ये तो m0 L0 T0 आ गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट इसकी यूनिट होती है दैट थीटा शुड बी मेजर्ड इन रेडियन। रेडियन से मेजर किया जाएगा। कितना रेडियन उस ऑब्जेक्ट ने, 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? π/6 रेडियन। तो बोलेगा π/6 रेडियन उस ऑब्जेक्ट ने मूव कर लिया है। तो डायमेंशन जब कभी आप पढ़ोगे तो आपको इसकी यूनिट तो है पर डायमेंशन लेस है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती हैं जिसकी डायमेंशन नहीं होती पर यूनिट होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जब ऑब्जेक्ट यहां से वहां गया है तो कितना जल्दी डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना जल्दी चेंज हो रहा था। एंगुलर वेलोसिटी को बच्चे हम ओमेगा से नोट करते थे, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी तो डायमेंशन लेस निकला बेचारा, m0 L0 T0, और ये हमारे पास टाइम था।
बच्चों ये पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो t-1 जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हुआ करती थी वही हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की आ गई है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हमारा 18 तक आई थिंक शायद हम कर चुके थे लास्ट वाले पेज पे, नहीं 17 तक क्या है, ये हमारा हो गया है 80 नंबर, ये हमारा हो गया है 19 नंबर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के बाद बच्चों हमारे पास आता है अल्फा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था? चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे क्या बोलेंगे हम इसको? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा हमारा जो आता है एंगुलर वेलोसिटी का चेंज, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी की कितना है बेटा? t-1, और नीचे भी क्या है? t, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t की पावर -2 हो जाएगा। तो मतलब कि हम इसमें t-2 करके यूज कर सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, इस टाइप की चीजों को आप यूज कर पाओगे एंगल की फॉर्म में। आपने इस चीज को और कहीं मेजर करने के लिए कहां पे यूज कर रखा था, या आपने और भी यूज कर रखा है जहां पर आपने थीटा निकाला था, है ना? तो मतलब बच्चों हम जो लास्ट ईयर तक की बात कर रहे थे, 9th तक के, उन सब में ये वाली चीज हम देख चुके थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म आपने ज्यादा नहीं पढ़ी थी। ये सर्कुलर मोशन जनरली सिर्फ पार्टिकल का नहीं होता, बॉडी का भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे बोला ना, फिजिक्स मीन्स व्हाट? स्टडी ऑफ नेचर। अपने आसपास की चीजों के बारे में समझना, उनके बारे में सोचना, उसी को हम फिजिक्स बोलते हैं। अपने आसपास तो हम ये भी देखते हैं कि हमारे आसपास जो टायर होता है वो भी मूव करता है। हमने आसपास में ये भी देख रखा है कि जो फैन होता है वो भी अपनी एक्सिस पे मूव करता है, और हमने ये भी देख रखा है कि जो अर्थ है वो भी अपनी एक्सिस पे मूव करती है और प्लैनेट्स के सराउंडिंग मूव करती है। तो मतलब कि बहुत सारी चीजें हम सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, रोटेट होती हुई चीज। अब कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उसको तो जब मूव कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि फोर्स लगा देते हैं, लेकिन रोटेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बच्चों उसके लिए हमारे पास एक टर्म आती है 21 करके लेकर हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों टॉर्क। डिनोट करते हैं टाउ से। क्या बोलते हैं बच्चों में से? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है सर? देखो, एक हमारे पास कोई रॉड है, इस रॉड को हमने क्या कर दिया? हिंज कर दिया। यहां पे हिंज करने का मतलब क्या होता है? आपने इसे कर दिया है टाइट। अब इस रॉड को आपको मूव कराना है, मतलब रोटेट कराना है। आपने क्या करा? यहां से फोर्स लगाना शुरू करी, यहां से आप लोग लगा रहे हो फोर्स। कितना दूरी से फोर्स लगा रहे हो? r डिस्टेंस की दूरी से लगा रहे हो फोर्स, r डिस्टेंस की दूरी से। तो इसको यदि मैं टॉर्क डिफाइन करूं तो टॉर्क मींस टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। आप में से कोई ये भी बोल सकता था, सर मैं फोर्स यहां की जगह यहां से लगा सकता हूं क्या? मैं लगा सकते हो, इस वाले डिस्टेंस को r1 बोल लेते हैं भाई। तो आपका टॉर्क निकलेगा आपकी फोर्स और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरा टॉर्क निकलेगा मेरी फोर्स इनटू मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उस तरीके से आप टॉर्क फाइंड कर सकते हो। तो F इंटू आर होता है टॉर्क। तो फोर्स का फॉर्मूला mlt-2 लिख सकते थे हम, और r का होता है L, तो आप इसे लिख सकते हो ml²t-2 करके यूज किया जा सकता है। बात समझ में आई? सर्कुलर मोशन में हम लीनियर मोशन वाली टर्म्स ही यूज करते हैं। जैसे जनरल लीनियर वाले में डिस्प्लेसमेंट होता था, यहां बच्चों हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज कर लिया है। वहां पर वेलोसिटी होती थी, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी, यहां पर एक्सीलरेशन और यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन। सिमिलरली जैसे वहां पर हम मास वर्ड यूज करते थे, तो यहां पर जैसे एक ब्लॉक को मूव कराना है, उसका मास तो मैटर करता है ना, वो कितना भारी है कितना हल्का है। तो जब आप किसी को रोटेट कराना है तो वहां पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं आई, लिखते हैं हम इसको है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड आपने सुना होगा क्लास 9th में। इनर्शिया का मतलब होता था एक ऐसी ऑब्जेक्ट के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो हमेशा अपने बॉडी के अंदर जो चेंज आते हैं उसे हमेशा अपोज करता है। तो इनर्शिया हमारे पास क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब उस मास का मूवमेंट, और वो उसे अपोज करेगा किसको? रोटेशन को।
इनर्शिया अपोज करता था मूवमेंट को और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपोज करता है रोटेशन को। फॉर्मूला इसका होता है I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर कुछ भी फॉर्मूले बताए जा रहे हो आप। मेरे भाई हम एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11 के अंदर रोटेशन मोशन, तो टॉर्क लगभग 2-3 मतलब एक पूरी वीडियो में आपको सिर्फ टॉर्क पढ़ाऊंगा मैं। 1 से 2 वीडियो में मुझे लगेगा कम से कम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाने में। तो आप ये मत समझना ये पूरे 2 साल रटना पड़ेगा आपको, सिर्फ 2-3 महीने की बात है, उसके बाद तो आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर होता है बच्चों। m आपका ये हो गया, l r हमारे पास रेडियस है जो कि लेंथ हो जाएगी उसका स्क्वायर, l स्क्वायर। तो आप लोग m l स्क्वायर वाली चीज आ गई है विच इज I। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आकर के हमारे पास जो टी आई है दैट वाज 21 जो हम टॉर्क पढ़ रहे थे, और दिस वाज 22। ठीक है ना। इस टाइप की कुछ कुछ चीजें आपको मिलने जाएंगी इसके अंदर आपके पास। ठीक है, 2 टर्म हमारे पास मेन है इसमें, हालांकि इसमें टॉर्क भी निकालते हैं। एंगुलर मोमेंटम, यस, एक चीज और मिलेगी यहाँ पे, जो आपने अभी तक मोमेंटम पढ़ा था, यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। उसको हम बच्चों L से डिनोट करते हैं, L से। और L का हमारा फॉर्मूला होता है mv इंटू आर। जैसे टॉर्क क्या है, फोर्स इंटू आर, और एंगुलर मोमेंटम आ रहा है नॉर्मल मोमेंटम। L हमारा आ रहा है बच्चों नॉर्मल मोमेंटम इंटू आर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। टॉर्क फोर्स इंटू आर होता है, ये P इंटू आर होता है, दैट वाज एंगुलर मोमेंटम। ये हालांकि आपने जो बोर्ड्स थ्योरी थी उसके अंदर ही पढ़ा होगा, जो उसका सेकंड पोस्टुलेट था mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो उसमें जो mvr होता था वो एंगुलर मोमेंटम होता था उस इलेक्ट्रॉन का। तो mvr के लिए निकालेंगे कैसे, ये हमारे पास हो गया है m, ये हमारे पास हो गया है LT-1 और ये हमारे पास हो गया है L। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया है, तो ml स्क्वायर T-1 करके यूज कर सकते हैं। ये हमारा आ गया L। तो ये तो हमने सर्कुलर मोशन की बात करी जहां पर बच्चों हम इस टाइप की चीजें यूज करने वाले हैं। और उस चैप्टर में कुछ और नई टर्म आपके पास है नहीं जो आप पढ़ोगे। ओमेगा आपको पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्लास 10th के बारे में। क्लास 10 में क्या क्या चीजें पढ़ी बच्चों आपने? 24 नंबर क्लास 10th में सबसे पहले आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कुछ फॉर्मूले। सबसे पहले आपने पढ़ा था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I की डायमेंशन हमारे पास पता है बच्चों A, और इसकी Q की नहीं पता सर, इसकी होती है T। बच्चों इसे इधर मल्टीप्लाई कर दो तो Q की डायमेंशन मतलब इसको हम बोला करते थे इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। I की A, इसकी टाइम, तो हमारे पास आएगी A कैपिटल T, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल Q। और बताइए इसका कोई फॉर्मूला पढ़ा हो आपने? यस सर, हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू W/Q। V मतलब उसका निकालना है, W का एनर्जी के बराबर होता है ml स्क्वायर T-2। चार्ज का अभी निकाला है हमने A इंटू T। बच्चों ये ऊपर ले जाइए तो हमारे पास ml स्क्वायर T-3 और A-1। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी V की डायमेंशन। और बताइए, और पढ़ा था आपने एक फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू आई आर पढ़ा था आपने, V इज इक्वल्स टू आई आर। बच्चों V हमारे पास जो है वो रहेगा, ये I हमने पता है, R की निकालनी है, तो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू R करके ले सकते हो। तो ये कितना आएगा हमारे पास ml स्क्वायर T-3 A-1, और अपॉन में है I का मतलब क्या होता है एम्पेयर। इसे ऊपर भेज दो, तो A को जब ऊपर भेजोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके -2 में कन्वर्ट कर देगा, -2 में कन्वर्ट कर देगा। एक काम करते हैं तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लिख नहीं पा रहे हम उसमें। अच्छा जी, ये भी आ रहा है। ये भी रहेगा। चलिए मैं इसको अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो इसका जो आएगा वो आएगा R इज इक्वल्स टू ml स्क्वायर T-3 A-2 करके आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायमेंशन ऑफ R।
ठीक है, 3 चीजें हमने वहां पे फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों। एक चीज और हमने वहां पे देखी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास एक पीछे वाला स्पेस रह गया है ना, ये वाला स्पेस यूज कर सकते हैं हम। पीछे जो हमने पढ़ा था ये हम पढ़े थे 26 नंबर और यहाँ पे आ जाएगा 27 नंबर। 27 में हमने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू सी वी, और C का मतलब होता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका बच्चों? कैपेसिटर का। आप बोलोगे सर कैपेसिटर क्या होता है? बच्चों हमारे पास चार्ज स्टोरिंग डिवाइस होता है कैपेसिटर। जैसे आपने अपने फैन के ऊपर एक वाइट कलर का सिलेंडर देखा होगा, जब आपके घर में कभी स्पीड कम हो जाती है ना फैन की, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो और इलेक्ट्रिशियन वो कैपेसिटर बदल देता है। तो वो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मतलब उस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम C वर्ड यूज करते हैं। तो C यदि आपके पास होगा तो होगा Q अपॉन V। तो Q हमारे पास क्या होता है बच्चों, जल्दी बताइए। Q हमारे पास रहता है, अभी हमने देखा था I इंटू टी। तो I इंटू टी क्या होता है? A और T। V हमने अभी देखा था, V का कितना आया था बच्चों हमारे पास? V का आया था ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ml स्क्वायर क्या था? ml स्क्वायर T माइनस 3 A माइनस 1। ऊपर ले जाओ तो C हमारे पास आ जाएगा m माइनस 1 और L तो एक ही है -2 आ जाएगा। T माइनस 3 से ऊपर जाएगा T की पावर 4 आ जाएगी और A स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों एक बार ना हम एक काम करते हैं, इन सबको चेक कर लेते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ गलत हो गया हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं ml स्क्वायर A माइनस 1 T माइनस 3। ठीक है, वो तो आगे पीछे कर रखा है हमने। और इससे पहले जो हमने बात की थी वो हम देख रहे थे कौन सा वाला, इससे पहले जो हमने बात की थी वो चार्ज का था, वो है पता है। रेजिस्टेंस का कितना है हमारा? ml स्क्वायर A माइनस 2 T माइनस 3। ठीक है, और कैपेसिटेंस का हमारा आ गया है, वो भी ठीक है। कैपेसिटेंस का कितना है हमारा? m माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 4 और A की पावर 2। ठीक है, तो जनरली किताब वालों ने क्या कर रखा है, सिर्फ A को पहले लिखा हुआ है। उन्होंने लिख रखा है m माइनस 1 L माइनस 2 A की पावर 2 T की पावर 4, इस तरीके से। ठीक है, वो आपकी बात है, ये आप चीज सही लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा कि हमने जो जो बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी क्लास 9th तक, क्लास 10 तक, उन चीजों को हमने थोड़ा थोड़ा यूज करा। क्लास 10th में आपने और कोई चैप्टर पढ़ा हो जहां पे कोई नया फॉर्मूला पढ़ा हो? आपने पावर पढ़ी थी VIT, तो पावर तो सेम ही रहने वाली है आपके पास। और नेक्स्ट आपने पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था लाइट, उसके अंदर एक टर्म हुआ करती थी जिसको हम बोलते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे और म्यू से डिनोट करते थे। और उसमें हमारे पास होता वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो वो भी हमारे पास, ये भी LT माइनस 1 और ये भी LT माइनस 1। तो आपके पास वही चीज आ गई, डायमेंशनलेस M0 L0 T0। एक बच्चों चीज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है ना, तो आप इसे प्रेशर ग्रेडियंट पर यूज कर सकते हो, प्रेशर ग्रेडियंट, या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट ही वर्ड हम यूज करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो जिसको आपको लेंथ के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना हो, लेंथ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जैसे लेंथ के रिस्पेक्ट की बात की जाए तो प्रेशर पर यूनिट लेंथ दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम मास ग्रेडियंट कभी यूज नहीं करते, वैसे मास पर यूनिट लेंथ वर्ड यूज करते हैं। कभी भी आपका स्मॉल m लिखा हो किताब वालों ने तो लिखते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ये होता है। मतलब जैसे कभी किसी बहुत लंबी चीज का मास निकालना है आपको, तो वो आपको छोटे से पार्ट का मास दे देंगे, मास पर यूनिट लेंथ। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको अपने घर से लेकर 100 किलोमीटर तक की एक रोप है, उसका मास कैलकुलेट करना था। अब यदि आप बहुत बेसिक तरीके से चलोगे तो क्या करोगे, पहले पूरी रोप को इकट्ठा करोगे, उठाकर एक
बड़ी सी वेइंग मशीन पे रख दोगे और वो उतना वेट बताएगी, उतना काम कर लोगे। 100 किलोमीटर तक की कलेक्ट करना इट विल टेक अराउंड वीक और मंथ। लेकिन आप इसकी जगह एक काम और कर सकते हो कि आप उसमें से छोटा सा हिस्सा काटो 1 मीटर का, उस 1 मीटर के हिस्से को काट के आप वेइंग मशीन पर रख दो। जब उसका मास आ जाएगा उसे टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपको 100 किलोमीटर जाना भी नहीं पड़ा और मास भी निकाल लिया। एक चीज और, इसके अलावा एक काम और कर सकते हो कभी भी आप कि, पर ये वाला काम आप तभी कर पाओगे जब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है बच्चों, कि आपके पास ऐसा होना चाहिए कि पूरी रोप इक्वली हर मीटर में सेम मास है, तो तभी आप यूज कर पाओगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स होती थी ml-1 T-2, ये आ गई प्रेशर की, और ये हो गई एल की। जब आप लिखोगे तो हमारा आ जाएगा ml-2 T-2 करके। ये आपको इस तरीके से देखना है, क्वेश्चन के अंदर यूज होती है। वेलोसिटी ग्रेडियंट LT-1 होता है फॉर्मूला हमारा वेलोसिटी का, ये एल हो गई, इसे काट दोगे तो T-1 बच जाएगा। बस ये चीज हमारे पास फायदा हो गया। मास पर यूनिट लेंथ ये तो पता ही है, ml-1 यूज कर सकते हो। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। और अब हमारे पास इस चैप्टर के बच्चों कुछ फॉर्मूले भी रह गए हैं। ओके 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 ओके, सिर्फ नीचे ही नहीं ऊपर भी चीजों को हम यूज कर सकते हैं। चलिए, तो पहले तो हम नीचे यूज कर रहे थे, अभी नेक्स्ट तीनों चीजें पढ़ी हमने। इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चों जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं, उसके फॉर्मूले अभी मिल सकते हैं आपको यूनिट डायमेंशन एरर में। तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद डायमेंशन रटना नहीं है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो डायमेंशन में आप जाओगे, इसके बाद कुछ चीज मिलेंगी आपको जिसको हम बोलते हैं, जैसे स्ट्रेस वर्ड यूज किया था, स्ट्रेस। हमारे पास इस अगली बुक का, जो फिजिक्स में 2 किताबें हैं 11th में, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है उसी के अंदर इलास्टिसिटी करके वर्ड यूज किया गया है। उसमें पहला वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है, देखो समझना है इस चीज को, जैसे हमारे पास कोई भी इलास्टिक चीज है, जैसे हमारे पास रबर बैंड है, ये इलास्टिक है। इस रॉड को आपने साइड से थोड़ा सा खींचा, फोर्स लगाकर इधर से भी खींचा, ये इलास्टिक नेचर की। इलास्टिक नेचर का मतलब क्या है, वो जब आप खींचोगे तो वो खिंच जाएगी, ठीक है ना। अब हुआ क्या, जब आपने इसे खींचा तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि इसकी थोड़ा लेंथ बढ़ गई है, और जितनी पहले वो मोटी थी वो कम हो गई है। अब इसकी लेंथ हमारे पास हो गई है एल, और इसकी लेंथ हमारे पास हो जाएगी एल प्लस जो भी थोड़ी सी लेंथ बढ़ी है वो। जैसे इसकी 5 सेंटीमीटर थी, इसकी हो गई 8 सेंटीमीटर। तो डेल्टा एल मतलब कितना लेंथ में चेंज आया, 3 सेंटीमीटर का चेंज आ गया, और आपने ये एफ फोर्स लगा सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस होता है वो हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो कुछ लोग डायरेक्ट याद करने के लिए बच्चों को यहाँ पे बोल देते हैं ये प्रेशर है। प्रेशर और उसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन सेम रहती है। पर यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस लगता है इलास्टिक मटेरियल के अंदर, हर जगह नहीं लगा सकते आप। तो इलास्टिक मटेरियल में जो ये फोर्स होती है वो होती है रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे आप उसे खींच रहे हो, जैसे आप उसे छोड़ोगे वो दोबारा से अंदर चली आएगी। जो दोबारा से अंदर जा रही है, तो क्यों जा रही है, क्योंकि उस इलास्टिक मटेरियल पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है। रीस्टोरिंग फोर्स मतलब जो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में दोबारा वापस आना चाह रही है, तो दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स होती है यहाँ पर। और ये तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, ml-1 T-2, क्योंकि फोर्स की ml T-2 होता है, एरिया है वो ऊपर जाएगा तो -2 कन्वर्ट करके -1 कर देगा। एक चीज आती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारा होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये डायग्राम जरूर बनाना, इससे याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे अभी तो फर्स्ट चैप्टर में। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल और ओरिजिनल मतलब एल। तो ये भी लेंथ हुआ करती थी और ये भी लेंथ हुआ करती है, तो दोनों के हमारे डायमेंशन क्या हो गए, ये भी हमारे पास क्या है, डायमेंशन लेस है। तो इन्होंने क्या करा, आगे जाकर इन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को डिफाइन करा। क्या बोला इन्होंने, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को डिफाइन करा, जिसको उन्होंने नाम दिया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी बोला, अलग अलग टाइप की कंडीशन के लिए अलग अलग नाम दिए गए, वो आप चैप्टर में पढ़ोगे। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी भी हो सकता है, या फिर आप उसे यंग्स मॉडुलस भी बोल सकते हो। यंग्स मॉडुलस कभी आपको मिल सकता है क्वेश्चन के अंदर, कैपिटल वाई करके लिखा हुआ होगा। एक हमारे पास था बल्क मॉडुलस,
बल्क मॉडुलस और एक होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो आपके पास है बल्क मॉडुलस हो, इसको हम ईटा की फॉर्म में लिखते हैं इस टाइप से, ये हमारा बी रहेगा। तो आप बल्क मॉडुलस यूज कर सकते हो, है ना, के वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए आप, ठीक है। यंग्स मॉडुलस के लिए यूज करते हो, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल ई यूज करते हैं। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो हमारा डायमेंशनलेस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्ट्रेस की जो यूनिट होगी वही डायमेंशन, मतलब जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही इसकी रहेगी, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 करके यूज कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। याद लेकिन कब कर पाओगे, जब आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में कुछ पता होगा कि इस टाइप की चीजें हुआ करती थी इसके अंदर, ठीक है। कुछ एक दो चीजें और हमारी रह गई हैं, जैसे हमारे पास एक बहुत ही एक चैप्टर मिलेगा हमको जिसका नाम था फ्लूइड करके। क्या नाम है बच्चों उसका? फ्लूइड। तो फ्लूइड चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसको आप यूज करते हो, तो वो चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। लास्ट के 3-4 और रह गई हैं, उसके बाद हमारा ये डायमेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें किस चीज की, उसके अंदर एक टर्म मिलती है, जैसे आपको बच्चों पता होगा कि हम कभी सरफेस पर किसी ब्लॉक को मूव कराते हैं ना, तो ब्लॉक मूव करता है, उसके बीच में एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन उस ब्लॉक को मूव करने से रोकती है, उसे अपोज करती है। आपने देखा होगा इसीलिए टायर घिस जाते हैं, बहुत लंबे टाइम तक कार चलती रहती है ना, तो टायर घिस जाते हैं, और टायर घिसे क्यों? ड्यू टू द फ्रिक्शन। सिमिलरली जब पानी किसी पाइप के अंदर क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, पानी मूव कर रहा है, जब पानी फ्लो कर रहा होगा उस टाइम में भी फ्रिक्शन लगता है, उसको, उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी डिफाइन कैसे की जाए, क्योंकि अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, एयर के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, एयर फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं। वाटर के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे पानी बड़े अच्छे से मूव कर जाता है बहुत इजीली, यदि उस पाइप में यदि आप कभी शहद डाल दो या चाशनी डाल दो, जो हमारी गुलाब जामुन की होती है, उसको पाइप में फ्लो कराओगे तो वो इजीली मूव नहीं होती, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, उसका फ्रिक्शन ज्यादा है, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में क्या है? देयर इज ए फ्रिक्शन। तो वो चीज आप बोल सकते हो। और आप बात करोगे तो जैसे फेविकॉल को पाइप में डालो तो उसमें भी फ्रिक्शन हमारे पास ज्यादा रहेगा। तो ये चीज आप यूज कर पाओगे जब कभी मोशन की बात करते हैं, किसकी? विस्कोसिटी की। तो इसका फॉर्मूला, इसको हम डिनोट करते हैं, एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यूज करते हैं, डिनोट करेंगे ईटा से, और ईटा आपके पास एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये हमारे पास स्टोक्स लॉ था, हमारे पास स्टोक्स लॉ, उन्होंने बताया F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी करके यूज किया जाएगा। यहां से आप ईटा की डायमेंशन निकाल सकते हो, दैट इज F बाय 6 पाई आर वी। F का मतलब MLT माइनस 2, और ये तो कांस्टेंट है, ये L हो गया, ये LT माइनस 1 हो गया। तो आप इसे यूज करोगे, L से L गायब, ML माइनस 1 T माइनस 1 आ गया, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक इसमें टर्म और यूज है जिसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वर्ड यूज होता है, जिसमें हमारा वो वर्ड यूज करता है, ये भी हमारे पास फोर्स पर यूनिट लेंथ यूज किया जाता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी हमारा ग्रेडियंट के टर्म्स में डाल सकते हो आप। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारे पास MLT माइनस 2, और हमारे पास ये L आ गया, तो MT माइनस 2 हमारे पास हो गया है। तो इस सरफेस टेंशन को आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो कुछ कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमने यूज करी हैं, बाकी जो आपको कुछ डायमेंशन मिलेंगी वो हम क्वेश्चन के साथ यूज करेंगे। क्वेश्चन में जब कभी कोई नई डायमेंशन आ जाएगी मैं आपको बता दूंगा, वो आप पीछे लिख लेना। एक काम और करना है, मैंने तो पहली चीज सारे क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो सारे क्वेश्चन वो सेलेक्ट किए हैं जिसमें अलग अलग डायमेंशन यूज हो रही हो, जिससे कि हम आपको जब प्रैक्टिस भी करनी हो ना क्वेश्चंस की, जब कोई प्रैक्टिस करोगे तो आप कोशिश ये करो प्रैक्टिस करते वक्त अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चंस करो। जैसे जिसमें मास, लेंथ, टाइम ही यूज हो रहा है, बेसिक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज क्यों कर रहा है वो क्वेश्चन? प्लस माइनस हम कर ही लेंगे। तो क्वेश्चन करते वक्त आपको क्वेश्चन ऐसा ढूंढना है जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या मिले आपको? वैरायटी ऑफ डायमेंशंस मिले। ठीक है भाई।